चुनाव आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग के मुताबिक देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस भी ले सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसके नतीजे 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में शेष बची 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान की 16 सीटों पर मतदान आज होगा। अतिरिक्त उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प होगा। इनमें से 4 सीटों पर क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज्यसभा के लिए 15 राज्यों की 57 सीटों में से 41 पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की बायोटेक अर्थव्यवस्था बीते 8 सालों में 8 गुना की तेजी से बढ़ी है और अब ये 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर का बाजार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इन 8 सालों में अलग अलग सेक्टर्स में कुछ 100 से बढ़कर 70,000 स्टार्टअप हो गए हैं। इनमें से बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 5,000 है। डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर नागालैंड की महिला छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली का दौरा कर रहा है। छात्रों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर खुशी जाहिर की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई विषयों जैसे उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण, नागालैंड में उनके अनुभव और योग के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों से दिल्ली में विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा और उनके अनुभव के बारे में बात की और उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देखने की भी सलाह दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को जम्मू IIM के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का भविष्य हमारी युवा आबादी की अच्छी शिक्षा पर निर्भर करता है। IIM जम्मू जैसे संस्थान हमारे युवाओं का पोषण कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने संस्थान में एक डाइवर्सिटी सेल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वियतनाम को 12 तेज गति वाली तटरक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई 10 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के तहत किया गया है। नीट PG 21 की खाली पड़ी सीटों पर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल PG स्तर की वर्ष 2021 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के मामले में विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में 1456 सीटें खाली रहने के बावजूद उन्हें भरने के लिए जरूरी प्रक्रिया नहीं अपनाने पर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दक्षिण अफ्रीका ने दिल्ली में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए। इसके जवाब में अफ्रीकी टीम ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। अफ्रीकी खेमे के लिए डेविड मिलर ने तूफानी पारी खेली। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद खास था। उसके पास एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम इससे चूक गई। और अब नजर डालते हैं राज्यों से आ रही खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 2 FIR दर्ज की हैं।
एक में भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरी प्राथमिकी में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों को नामजद किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। नड्डा गोरखपुर में पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही नड्डा मोदी सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा गोरखपुर की रानी डीहा पहुंचकर गरीब कल्याण सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीट के लिए होने वाले चुनाव से एक दिन पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को कांग्रेस से अपील की कि वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए उसके उम्मीदवार का समर्थन करें। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार कर कई ट्वीट में कहा कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जनता दल सेक्युलर का समर्थन करना चाहिए, जिसके पास उसकी तुलना में अधिक मत हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। दोनों ने होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत का अनुरोध किया था। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह में गुरुवार शाम को सांप्रदायिक तनाव फैलने के बाद एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना को बुला लिया गया। एक मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद इलाके में तनाव फैला। पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और लोगों को कानून हाथ में न लेने के खिलाफ चेतावनी दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई को सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी करने का अनुरोध पंजाब पुलिस से 30 मई 2022 को मिला था, जिसके लिए पंजाब पुलिस ने एक मेल भी भेजा था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया, जिसके तहत बीजेपी के 2 विधायकों जयंत मल्ला बरुआ और नंदिता गोरलोसा ने नए मंत्रियों के रूप में शपथ ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। ईडी के आवेदन पर जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी गई है। केरल में सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के विरुद्ध चौंकाने वाले खुलासे के बाद से राज्य की राजनीति में आया उबाल गुरुवार को भी जारी रहा। राज्य भर में विपक्ष के नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि विजयन पुलिस के दुरुपयोग और सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर जांच से बचना चाहते हैं। कांग्रेस युवा मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोझिकोड और कोट्टायम में जिलाधिकारी कार्यालयों तक जुलूस निकाला। धीरे धीरे मानसून अपने रंग में आता जा रहा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने आज और कल अरुणाचल प्रदेश में और अगले 5 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। हम बता दें कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय मानसून, वहीं असम में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पहले से ही चल रहा है। कई इलाकों में पानी जमा है, जबकि कुछ क्षेत्र लगातार बारिश के चलते भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुवाहाटी के काहिलपारा, जटिया और हटिया गांव इलाके में बारिश और बाढ़ के पानी के जमा होने से लोग खासे परेशान हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि चीन अगले दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख में शेष मुद्दों के लिए पारस्परिक रूप से समाधान तक पहुंचने के लिए उसके साथ काम करेगा, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मौजूदा स्थिति को लंबा करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की
सावधानी पूर्वक निगरानी करता है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के साथ ही गहराई वाले क्षेत्रों में भी निर्माण कार्य शामिल है। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए फिर से एक साथ मिलकर ईरान और भारत काम करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान भारत दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ अफगानिस्तान, यूक्रेन और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत में उन्होंने कारोबार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों देशों ने मध्य एशिया समेत इस क्षेत्र के लिए एक ट्रांजिट हब के रूप में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए आपसी सहयोग को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट काफी अहम है, क्योंकि इससे भारत के लिए मध्य एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता बन जाता है। इससे अफगानिस्तान और रूस से भारत का जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कराची में एक हिंदू मंदिर में हुए तोड़फोड़ पर पाकिस्तान से अपना कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची में एक हिंदू मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जहां एक भीड़ ने श्री मारी माता मंदिर, जिसमें हिंदू पुजारी का निवास भी है, पर हमला किया और साथ ही मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। पाकिस्तान पुलिस की ओर से इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। मंदिर में कुछ दिन पहले ही प्रतिमा की स्थापना की गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने घटना का कड़ा विरोध करते हुए पड़ोसी देश से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द्वीपीय देश के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच भारत, चीन और पश्चिम एशिया के देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों से मुलाकात की और उनसे हर संभव सहायता मांगी। राष्ट्रपति ने इन देशों द्वारा श्रीलंका को पहले प्रदान की गई सहायता की भी सराहना की, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके साथ ही श्रीलंका की राजनीति में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के सबसे छोटे भाई और देश के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में देश के शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य इस महीने सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले जनता के दबाव में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने पिछले महीने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने ईंधन, खाद्य और उर्वरक का संकट पैदा कर दिया है, जिससे कुछ देशों में भूख की स्थिति पैदा हो सकती है और इसका बहुत महत्वपूर्ण असर मुद्रास्फीति पर भी पड़ा है। युद्ध के दौरान इन तीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि पेट्रोल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक और स्विट्जरलैंड 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश अगले साल 1 जनवरी से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए गुरुवार को चुनाव कराया।